हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्वाड्स। आज हम चालू करेंगे स्कोप सीरीज का लॉज ऑफ मोशन। इस स्कोप सीरीज का मकसद ये है कि एकदम स्क्रैच से लेके किसी भी टॉपिक को नीट या जेईई मेन लेवल तक का पूरा करना है। जैसे एनसीईआरटी पकड़ के पूरा नीट या जेईई मेन लेवल तक आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, एकदम स्क्रैच से लेके। तो चलिए चालू करते हैं क्लास 11 का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये टॉपिक। अच्छा, सबसे पहले देखो काइनेमेटिक्स में आपको क्या सिखाया जाता है कि कोई भी पार्टिकल ऐसे वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसे एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ऐसा कुछ। ठीक, तो अब यहाँ पे बॉडी क्यों मूव कर रहा है उसके बारे में बात किया जाएगा कि बॉडी मूव कर रहा है क्यों। अच्छा, एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जितने भी बॉडी के बारे में बात किया जाएगा सब पॉइंट मास की तरह है। या फिर आप सोचो कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास में फोर्स लगाया जा रहा है। सेंटर ऑफ मास के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कुछ दिन बाद, ये मैकेनिक्स के चैप्टर में ही आएगा। तो यहाँ पे बॉडी सिर्फ स्ट्रेट जाता है, घूमने वाला कोई सीन यहाँ पे नहीं है। अच्छा, सबसे पहले ये लॉज ऑफ मोशन मतलब बॉडी क्यों मूव कर रहा है उसके बारे में बहुत साल पहले एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि बॉडी को मोशन में रहने के लिए कोई फोर्स की ज़रूरत है। फिर उसके बाद न्यूटन ने आके ये मोशन, बॉडी का मोशन कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों को आइडिया दिया था। तो न्यूटन का पहला लॉ जो कि फर्स्ट लॉ है, उससे हम अपना डिस्कशन चालू करते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या है। देखो कि एवरीबॉडी continues to be at its initial state of रेस्ट और मोशन। यहाँ पे मोशन मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म velocity unless any external force is applied on it। या फिर आप बोल सकते हो कि unless body is compelled by any external applied फोर्स। अच्छा, तो ये लॉ से क्या निकला ये है कि कोई भी बॉडी पे अगर फोर्स ना लगाया जाए तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी भी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो सेम स्ट्रेट लाइन में सेम वेलोसिटी से ही चलता रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि बॉडी जो इनिशियल कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करता है जब तक उसके बाहर से कोई डिस्टर्ब मतलब कोई फोर्स वगैरह ना दिया जाए। ठीक, तो बॉडी के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्या हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया मतलब कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने का टेंडेंसी, मोशन में है तो वही सेम मोशन मतलब सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में रहने का जो टेंडेंसी है उसको अपन बोलते हैं इनर्शिया। मतलब टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिटेन इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इस चीज़ का आइडिया शायद आप लोगों को सबको है कि मान लो कोई भी
गाड़ी पे आप बैठे हो तो गाड़ी चल रहा है, या बाइक पे बैठे हो या स्कूटी पे बैठे हो या साइकिल पे बैठे हो, तो अचानक से अगर ब्रेक मारेंगे, मतलब अचानक से अगर रुकेंगे, तो आपका बॉडी का सामने वाला हिस्सा ऐसे आगे चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी को मोशन में ही रहने का टेंडेंसी है, क्योंकि ये वाला नीचे वाला हिस्सा जो पैर वाला हिस्सा है वो उसके साथ लगा हुआ है, तो वो वहीं पे रुक जाता है, लेकिन ये वाला हिस्सा मोशन पे है, तो मोशन पे ही रहने के टेंडेंसी की वजह से ऐसे आगे झुक जाता है। ठीक। अब दूसरा कि अब रुके हुए हो, अचानक से आपने बाइक, गाड़ी या स्कूटी कुछ भी चालू कर दिया, तो आपका ऊपर वाला हिस्सा ऐसे पीछे चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी को रेस्ट में रहने का टेंडेंसी है, इसी वजह से ये ऊपर वाला हिस्सा पीछे रेस्ट में रहने की टेंडेंसी से ही पीछे चला जाता है। ठीक। वैसे ही सेम एग्जांपल है कि मान लो एक बुक शेल्फ है, तो अचानक से आपने एक बॉडी को, मतलब एक बुक को सड़क से बाहर निकाल दिया, तो ऊपर वाला हिस्सा क्योंकि वो रेस्ट में रहना चाहता था वहीं पे गिर गया। लेकिन अब धीरे धीरे जाएंगे तो वो पूरा जो पाइल है वो गिरता हुआ आएगा। ठीक। तो बॉडी का इनिशियल कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन में रहने का टेंडेंसी रहता है कब तक? जब तक बाहर से कोई फोर्स उसको धक्का ना दे या फिर उस पर अप्लाई ना हो, तब तक। अच्छा, तो इसी वजह से ये फर्स्ट लॉ को बोला जाता है क्या? फर्स्ट लॉ को बोला जाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अब देखो, और एक दूसरा बहुत गौर करने वाली चीज क्या है कि फर्स्ट लॉ से अपने को एक नया कुछ नाम मिला, जो कि है फोर्स। कि फोर्स क्या है? अच्छा, तो फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया कि बॉडी पे अगर फोर्स ना लगाया जाए तो रेस्ट में रहा बॉडी रेस्ट में ही रहेगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता हुआ बॉडी सेम लाइन में ही सेम वेलोसिटी से ही चलता रहेगा। ठीक। अब इसको अगर आप ऐसे सोचो कि अगर आप फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी, देन क्या क्या होगा? क्या रेस्ट में रहा हुआ बॉडी मोशन में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। मोशन में रहा हुआ बॉडी रेस्ट में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ठीक। या फिर बॉडी का वेलोसिटी में चेंज लाया जा सकता है। वेलोसिटी में चेंज जैसे स्पीड में भी चेंज या फिर डायरेक्शन में भी चेंज। ठीक। तो फोर्स ये काम कर सकता है बॉडी के मोशन के लिए, जो कि हमको फर्स्ट लॉ से आइडिया मिल रहा है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ और इसी से फोर्स का डिफिनेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, तो फोर्स क्या है? तो फर्स्ट लॉ से न्यूटन ने जो बोला था उसके अकॉर्डिंगली फोर्स का डिफिनेशन क्या निकल रहा है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स जैसे रेस्ट में रहा हो बॉडी, मतलब मान लो कोई भी फुटबॉल रेस्ट में है, आपने उसको लात मारा, फोर्स दिया, तो वो क्या हो गया? मोशन पे आ गया। ठीक। अच्छा, और अगर मोशन पे है तो उसको आपने रोक दिया, तो मोशन से ही रेस्ट में लाया जा सकता है फोर्स अप्लाई करके। अच्छा, अब सोचो, मान लो कोई भी बॉल है या कोई भी बॉडी है, मान लो 2 किलो का बॉडी है, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। ठीक। आपने बाहर से इसको एक फोर्स दे दिया, धक्का मार दिया, लात मार दिया, कुछ भी कर दिया, तो वही डायरेक्शन पे इसका वेलोसिटी बढ़ गया। ठीक। इसका वेलोसिटी बढ़ के कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड। ठीक। तो क्या चेंज किया इसने? क्या डायरेक्शन पे चेंज किया? नहीं, स्पीड पे चेंज किया। तो फोर्स क्या कर सकता है? स्पीड चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है। अच्छा, अब सोचो, मान लो फुटबॉल के ग्राउंड की ही बात कर रहे हैं कि आपके पास एक बॉल आया, फिर आपने दूसरे दोस्त को पास दे दिया, तो आप कर क्या रहे हैं? आप उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो फोर्स क्या उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मान लो वही 2 किलो का बॉडी है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, फिर आपने उसको यहाँ पे जब आया तब आपने उसको ऐसे धक्का मार दिया, तो क्या वो सेम लाइन पे जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो ऐसे टिल्ट होकर चला जाएगा। ठीक।
तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन पे भी चेंज ला सकते हैं। तो फोर्स से आप कर क्या सकते हैं, आप रेस्ट से मोशन पे ला सकते हैं, स्पीड में चेंज ला सकते हैं, डायरेक्शन पे चेंज ला सकते हैं। ठीक, क्या मेरा बात समझ में आया? चलिए अब दूसरा एक चीज के बारे में बात करते हैं कि इनर्शिया जो हम बोले हैं कि इनर्शिया वो है कि बॉडी का रेस्ट में रहने का या मोशन में रहने का टेंडेंसी। अब उसका वैल्यू कैसे हम बोले कि इसका इनर्शिया ज़्यादा है, इसका इनर्शिया कम है, कैसे बोले? अच्छा सोचो कि ये मान लो एक 2 किलो का बॉडी है, ये मान लो एक 10 किलो का बॉडी है, ठीक, या फिर 100 किलो। आपको अच्छा फीलिंग के लिए मैं 100 किलो कर देता हूँ, ठीक। अब सोचो दोनों ही रेस्ट पे है, किसको धक्का मारने में आपका जान निकल जाएगा? इसको, ठीक। तो इस पे धक्का मारने में आपका जान निकल जाएगा, मतलब इसको मोशन में लाने के लिए आपको ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ेगा, मतलब इसका रेस्ट में रहने का टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज़्यादा है, ठीक। अच्छा अब सोचो कि ये दोनों ही चलने लग गया, दोनों ही चलने लग गया, ठीक। अब किसको रोकने में आपको तकलीफ ज़्यादा होगा? इसी को, ठीक। तो ये मोशन पे भी है, तब भी इसका मोशन पे रहने का टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसका रेस्ट में रहने का भी टेंडेंसी ज़्यादा, मोशन में रहने का भी टेंडेंसी ज़्यादा, मतलब क्या? इसी का इनर्शिया ज़्यादा है। तो जितना मास जितना बढ़ेगा बॉडी का, उतना उसका इनर्शिया भी बढ़ेगा, मतलब उसका इनिशियल जो रेस्ट और मोशन का कंडीशन है उसको बरकरार रखने का टेंडेंसी भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा चलो अब एक और चीज़ की बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया कि बाहर से अगर कोई फोर्स ना दिया जाए तो रेस्ट में रहा बॉडी रेस्ट में ही रहेगा और मोशन पे रहा बॉडी मोशन पे ही रहेगा, ठीक। अच्छा अब सोचो कि एक ट्रेन रुका हुआ है, उसके अंदर आप बैठे हुए हो, तो क्या आप धक्का लगा के अंदर से ही, जितना अंदर से ट्रेन की दीवार में धक्का लगा के ट्रेन को हिला सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप उसके अंदर बैठे हो, ठीक। बाहर से धक्का लगाना पड़ेगा, तब जाके वो मोशन पे आएगा, ठीक। अच्छा तो यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल रहा है कि तो ट्रेन पे कैसे ट्रेन को रोका जाएगा? बाहर से फोर्स कहाँ से लगाया जा रहा है ट्रेन को रोकने के लिए? देखो ट्रेन को रोकता है कौन? ट्रेन को रोकता है फ्रिक्शन, जो कि ट्रेन का ज़मीन पे है, जहाँ पे उसका जो टायर है, मतलब ट्रेन का जो व्हील होता है, तो टायर नहीं है, मतलब उसका ऐसा कुछ है कि लोहे का बनता है, तो उसको ब्रेक लगा के फ्रिक्शन बना के बाहर से फोर्स देके उसको रोका जाता है। तो अंदर से कोई फोर्स अप्लाई करके उसको रोका नहीं जा सकता, मतलब ट्रेन चल रहा है, आप बीच से उसको जितना धक्का मारो वो कभी नहीं रोकेगा, तो कि बाहर से फोर्स देना पड़ेगा। कि इंटरनल फोर्सेस से कुछ काम नहीं बनता, कि बॉडी का मोशन पे कोई चेंज नहीं होगा, इंटरनल फोर्स से एक्सटर्नल फोर्स ही देना पड़ेगा, ठीक। चलो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट लॉ से हमको क्या आइडिया मिला? हमको आइडिया मिला इनर्शिया क्या है, हमको आइडिया मिला कि फोर्स क्या है, कि पहला आइडिया मिला कि फोर्स एक ऐसा चीज़ है जो कि बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, स्पीड में चेंज कर सकता है, डायरेक्शन पे चेंज कर सकता है, ठीक। अच्छा अब आते हैं सेकेंड लॉ के बारे में थोड़ा बात करेंगे। अच्छा इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। चलो हम यहाँ पे स्क्रैच से लेके जितना तक कर सकते हैं जेईई मेन लेवल तक का आपका यहाँ पे कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका एनसीईआरटी लेवल जेईई मेन लेवल पूरा हो जाए। फिर एडवांस के लिए जितने लेक्चर्स पहले हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेकेंड लॉ।
सेकेंड लॉ में जाने से पहले हमको एक चीज़ का समझ और आइडिया थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या है थोड़ा समझते हैं। अच्छा, अब देखो कि मान लो कि एक 2 किलो का बॉडी है और एक 100 किलो का बॉडी है, ठीक है। या फिर आप सोचो कि मैं एक बाइक और ट्रक का कंपैरिजन बोल रहा हूँ, तो आपको अच्छा सा समझ में आएगा कि एक बाइक है जो कि मान लो लगभग 200 किलो का है, और ये एक ट्रक है जो कि मान लो 10,000 किलो के करीब है, ठीक। अच्छा, अब ये भी जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, अब ये भी जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। तो आप सोच के बताओ कि किसको रोकने के लिए आपका बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा, किसको रोकने में आपको तकलीफ ज़्यादा होगा, इसको रोकने में, ठीक। तो दोनों का मास अलग अलग है, वेलोसिटी सेम है, तो क्या सिर्फ वेलोसिटी से काम बन रहा है? नहीं, मास भी इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब सोचो कि 2 बाइक है, कि बाइक 1 जो कि 200 किलो का है, बाइक 2 जो कि 1000 किलो का है, बहुत भारी बाइक है, बहुत बड़ा सीसी का बाइक है। अब सोचो दोनों ही जा रहा है, अच्छा ये दोनों ही सेम बाइक ले लेते हैं, चलो दोनों बाइक ही सेम ले लेते हैं। अच्छा, सेम ही बाइक है। अब ये बाइक जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, ये बाइक जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। अब सोच के बताओ कि किसको रोकने में आपको तकलीफ ज़्यादा होगा, क्या इस पे या इस पे? इस पे, ठीक। तो यहाँ पे मास अलग था, वेलोसिटी सेम था। यहाँ पे मास सेम है, वेलोसिटी अलग है। तो क्या सिर्फ मास ही इफेक्ट कर रहा है या मास वेलोसिटी दोनों इफेक्ट कर रहा है? दोनों इफेक्ट कर रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो, कि एक बाइक है जो कि 200 किलो का है यही, और ये ट्रक है जो कि 10,000 किलो का है। अब ये चल रहा है मान लो 50 मीटर पर सेकंड से। आपको तो समझ में आ ही सकता है कि यहाँ पे तो वेलोसिटी सेम है, यहाँ पे मास सेम है, तो अगर सब अलग अलग है तब भी कैसे सोचे। देखो ये जा रहा है मान लो आपका 20 मीटर पर सेकंड से। अब सोच के बताओ कि किसको रोकने में तकलीफ ज़्यादा होगा। ये सोचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मोमेंटम, मतलब मास वेलोसिटी दोनों मिल के बॉडी में जो प्रॉपर्टी जनरेट करता है वो। तो यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी कितना बनता है? 10,000 ये केजी मीटर पर सेकंड, और ये कितना हो गया 200,000 मतलब 20 लाख केजी मीटर पर सेकंड। तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा है उसको रोकने में तकलीफ ज़्यादा है, ठीक। तो क्या बॉडी के जब चल रहा है, कोई मास वाला बॉडी चल रहा है, तो उसका सिर्फ मास इफेक्ट करता है या सिर्फ वेलोसिटी इफेक्ट करता है? मास वेलोसिटी दोनों ही इफेक्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे हम जितने भी बॉडी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट का बहुत कम है। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर मतलब बॉडी अगर हाई स्पीड फिजिक्स में चलेगा तब तो रिलेटिविटी आ जाएगा, तो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में मास भी चेंज हो जाता है। ऐसे इक्वेशन से m इक्वल टू m0 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये आपका 12 तक का, जेई मेन तक का, जेई एडवांस तक का कभी इसके बारे में चर्चा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। हम लोग यहाँ पे जो वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत कम है सी के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि बॉडी का वेलोसिटी यहाँ पे बहुत कम है। तो बॉडी का यहाँ पे एक नया प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात किया जो कि है मोमेंटम, और बेटर यू कैन से लीनियर मोमेंटम, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम जो कि
P से डिनोट किया जाता है वो क्या है कि वो मास इंटू वेलोसिटी दोनों का ही प्रोडक्ट है। ठीक, अच्छा, अब तो यहां से हमको एक नया क्वांटिटी मिला कि लीनियर मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, अच्छा, अब सोचो कि बॉडी में जो फोर्स लगाया गया वो कितना होगा, कैसा होगा। ठीक, उसके बारे में क्या हमको सीखने को मिला था न्यूटन का सेकेंड लॉ से। अच्छा, इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। चलो, अच्छा, अब देखो सबसे पहला चीज कि मान लो कि किसी ने किसी को थप्पड़ मारा। अच्छा, अब सोचो थप्पड़ में क्या होता है कि एक गाल होता है, एक हाथ होता है। अच्छा, मान लो ये गाल है, ऐसा ये बॉल के जैसा है, तो ये हाथ है, मान लो ये हाथ का मास है मान लो 2 किलो। ठीक, अच्छा, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। अच्छा, ये यहाँ पे गाल पे लगा, कितना सेकंड तक लगा रहा आपका 10 सेकंड तक। मतलब आप ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे टच करके रखे, फिर रिटर्न आ रहे हैं, फिर वही 10 मीटर पर सेकंड से रिटर्न आ रहा है। ठीक, अच्छा, अब सोचो दूसरा केस है कि वही हाथ और वही गाल है, लेकिन ये गया इस बहुत कम टाइम 0.5 सेकंड तक टच किया, ऐसे टच करके रिटर्न आ गया। ये आ गया रिटर्न 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से ही रिटर्न आ रहा है। अच्छा, तो अब बताओ किस में ज़्यादा आपको फोर्स का फीलिंग होगा। देखो, अब सोचो पहले जाके इतना टाइम टच होकर रिटर्न है, दूसरे में ऐसे तुरंत आ गया, तो क्या इसी में ज़्यादा फीलिंग होता है? बिल्कुल होता है। ठीक, तो क्या फोर्स मोमेंटम का चेंज के ऊपर डिपेंड करता है? देखो यहाँ पे मोमेंटम कितना था, पहले मोमेंटम था 20, अब रिटर्न आ रहा है 20। अच्छा, इसको समझते हैं, चलो यहाँ पे मोमेंटम चेंज को भी समझ लेते हैं कि ये मास है, मान लो v वेलोसिटी से जा रहा था, तो यहाँ पर जाके ठोका, कितना मोमेंटम mv, अब रिटर्न भी आ रहा है कितना मोमेंटम mv, क्योंकि v वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक, तो आप किसी भी साइड को पॉजिटिव मान लो, किसी भी साइड को नेगेटिव मान लो। आप मान लो ये साइड आपका पॉजिटिव है और ये साइड आपका नेगेटिव है, तो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना है, चेंज इन मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं क्या, इम्पल्स। इसको बोलते हैं हम लोग इम्पल्स। इसके बारे में भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे आगे। इम्पल्स क्या है कि पहले का फाइनल मोमेंटम जो कि है mv, जिसको मैंने लेफ्ट साइड को पॉजिटिव माना है, और माइनस ये देखो ये राइट साइड में जा रहा था तो नेगेटिव, तो माइनस mv, तो ये हो गया 2mv। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, तो मोमेंटम का चेंज कितना है, दोनों में ही सेम है, लेकिन क्या मोमेंटम का चेंज फोर्स है या फिर मोमेंटम का चेंज का रेट जिसमें ज़्यादा है। देखो यहाँ पे कम टाइम से लगा रहा, यहाँ पे ज़्यादा टाइम से लगा रहा, यहाँ पे कम टाइम से लगा रहा। ठीक, तो जितना कम टाइम पे मोमेंटम चेंज होगा उतना सडन आपको फीलिंग होगा, उतना ज़्यादा फोर्स होगा। ठीक, वही एग्जाम्पल सोचो, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो कोई क्रिकेटर है कि वो फील्डिंग कर रहा था, अचानक से उसके हाथ में आके बॉल जम गया, मतलब किसी भी मोमेंटम से आ रहा था, तुरंत उसका ज़ीरो हो गया, तो संग संग आपका ज़ीरो हो गया, तो टाइम बहुत कम है, जितने कम टाइम पे वो मोमेंटम पूरा चेंज होकर ज़ीरो हो गया, तो उसमें ज़्यादा फीलिंग है। या फिर वही फील्डर अगर हाथ को अगर खींच लेता तो मोमेंटम चेंज होने में टाइम लगता, तो मोमेंटम चेंज का रेट घट जाता, तो उसमें कम फोर्स लगता। वही एग्जाम्पल ऐसा सोचो कि मान लो कोई भी आदमी किसी भी हाइट से किसी भी कंक्रीट पे कूद गया,
तो तुरंत उसका जीरो हो जाएगा। ठीक, तो अगर तुरंत जीरो हो जाएगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, या फिर मान लो सैंड है कि सैंड में ऐसे धीरे 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 जाके जीरो हो गया, उसमें फोर्स ज़्यादा है, उसमें जो कि तुरंत जीरो हो गया। तो सिर्फ मोमेंटम चेंज ही फोर्स है या मोमेंटम चेंज का रेट फोर्स है? मोमेंटम चेंज का रेट फोर्स है। ये हमको बोला गया था न्यूटन्स सेकेंड लॉ से। ठीक, तो न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या बोला गया? बोला गया कि द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी, देखो पहले लॉ में क्या बोला था कि फोर्स क्या है, दूसरे लॉ में क्या बोलेगा कि फोर्स कितना है। अप्लाइड टू अ बॉडी इज directly proportional to the rate of change of linear momentum with respect to time। ये बोला गया कि फोर्स कितना है एंड मोमेंटम चेंजेस, आप बोलेगा किस डायरेक्शन पे है? मोमेंटम चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। मोमेंटम उसी तरफ चेंज होगा जिस तरफ, फोर्स, मोमेंटम चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, मतलब मोमेंटम उसी तरफ चेंज होगा जिस तरफ फोर्स लगा है। ठीक, अच्छा, अब इसका थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच सीख लेते हैं। देखो, अच्छा मैं इसको थोड़ा क्लियर करूंगा, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले आपको एकदम बेसिक एल्जेब्रिक मेथड सिखाते हैं, फिर आपको कैलकुलस मेथड भी सिखाएंगे। ठीक, देखो कि एल्जेब्रिक अप्रोच एकदम बच्चा वाला, बचपन में जो सिखाया जाता है वो एल्जेब्रिक अप्रोच है। क्या है कि मान लो कोई भी एम मास है, ये ज़मीन है जहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, स्मूथ है। अच्छा, तो ये एम मास है जिसको अपन ने बाहर से फोर्स मारा है, धक्का मारा है, लात मारा है, जो कि एम मास कितने से पहले से ज़्यादा था यू से। ठीक, अब लात खा के टी टाइम बाद उसका वेलोसिटी बढ़ के हो गया v। ठीक, अच्छा अब सोचो कि इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का ही बात हो रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम है आपका mu, और फाइनल मोमेंटम, यहाँ पे बॉडी का मास फिक्स्ड है, बॉडी का मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। फाइनल मोमेंटम कितना है? mv। ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? चेंज इन मोमेंटम कितना है? क्या mv माइनस mu? कितने टाइम पे हुआ है? t। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है? mv माइनस mu बटा t। ठीक, तो हमको न्यूटन ने क्या बोला था कि बोला था यही कि अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो F प्रोपोर्शनल टू M V माइनस यू बटा टी। अब V माइनस यू बटा टी कितना है? एक्सेलरेशन। चलो क्यों? क्योंकि आपको मालूम है एक्सेलरेशन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। या फिर आप ये भी पढ़ के आए हो कि V इज यू प्लस ए टी, तो A कितना है? V माइनस यू बटा टी। ठीक,
तो यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये कितना हो गया, F प्रोपोर्शनल टू MA, ये V माइनस यू बटा टी। ठीक, तो ये प्रोपोर्शनल से इक्वल करने में अपन को क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। तो चलो ला के दिए एक कांस्टेंट जो कि है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा, अब क्या करें कि क्या के का वैल्यू कैसे निकालें। अब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करना चालू कर दिया कि रिसर्च करके उनको क्या मिला कि इफ फोर्स का वैल्यू 1 है, मास का भी वैल्यू 1 है, देन ए का भी वैल्यू 1 है। ये प्रैक्टिकली देखा गया। इसको बोलते हैं हम यूनिट फोर्स की, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ यूनिट फोर्स कि इफ यूनिट फोर्स इज अप्लाइड ऑन यूनिट मास देन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जनरेटेड एज यूनिट, मतलब 1। तो 1 इक्वल टू के इंटू 1 इंटू 1, तो हो गया वैल्यू के का 1। तो हो गया F इक्वल टू के एम ए का, हो गया एम ए क्योंकि के का वैल्यू 1 है। तो ऐसे निकाला फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स का मदर फॉर्मूला है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मा। ठीक, अच्छा अब देखो, अब सीखते हैं कैलकुलस अप्रोच। कैलकुलस अप्रोच देखो, क्या P को हम बोले हैं क्या, लीनियर मोमेंटम, बिल्कुल बोले हैं लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, बिल्कुल मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो न्यूटन ने क्या बोला था कि F प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, अच्छा तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला F प्रोपोर्शनल टू d dt ऑफ mv। ठीक, अच्छा अब आपको याद करा देते हैं डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला, क्या u डी वी डी एक्स प्लस वी डी। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर अच्छे से समझना है तो हमारे चैनल में जाइए, आपको बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैं कोशिश भी करूँगा कि स्कोप सीरीज में आपको बहुत कम कंटेंट पे जल्दी से जल्दी आपको जितना कैलकुलस वगैरह सिखाया जा सकता है वो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये जो आया, तो ये बन गया आपका F प्रोपोर्शनल टू, क्या ये बन गया m डी वी डी टी और v डी एम डी टी। ठीक, ये फॉर्मूले से आ गया। अब सोचो कि यहाँ पे हम लोग जो पहले जो फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मास को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, मास में चेंज नहीं होगा। अगर मास में चेंज होगा तो ये फैक्टर आ जाए। तो यहाँ पे अगर मास कांस्टेंट है, m अगर कांस्टेंट है, तो dm dt कितना बन जाएगा, dm dt बन जाएगा 0। ठीक, तो आपका f क्या बन जाएगा, f बन जाएगा प्रोपोर्शनल टू m डी वी डी टी। ठीक, जो कि बन गया f प्रोपोर्शनल टू ma। ठीक, वापस वही फॉर्मेट लगाएंगे, f इक्वल टू के ma, फिर आपका ऐसा। ठीक, मतलब f इक्वल टू के ma, f इक्वल टू के ma, फिर आपका डेफिनेशन ऑफ यूनिट फोर्स है ये। ठीक, ऐसे भी आप ला सकते हैं कि F इक्वल टू ma। ठीक, यहाँ पे हम मास वेरिएबल प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं, मास वेरिएबल प्रोसेस की बात भी करेंगे, रॉकेट प्रोपल्शन का बात भी करेंगे। किसी भी सैंड कार्ट से ऐसे सैंड गिर रहा है, फोर्स अप्लाई होगा तब का बात करेंगे, फोर्स नहीं अप्लाई होगा तब का भी बात करेंगे मास वेरिएबल प्रोसेस में। जब सेंटर ऑफ मास और जब वो सिस्टम पार्टिकल के बारे में बात करेंगे तब जरूर इस कंटेंट पे आएंगे, मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। अच्छा, अब देखो यहाँ तक क्लियर है कि F इक्वल टू ma। ठीक, अच्छा अब यहाँ तक उतार लो, मैं इसको थोड़ा क्लियर करूँगा। अब फोर्स की यूनिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या क्या है। अच्छा, फोर्स का
यूनिट देखो F इक्वल टू क्या आ गया, आपका आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, अच्छा तो इसका पहले डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन देखो F इक्वल टू एम ए। ठीक, तो मास की जगह क्या डाल देंगे, m डाल देंगे, एक्सेलरेशन की जगह lt माइनस 2 डाल देंगे, तो फोर्स का जो डायमेंशन है वो क्या बन जाएगा, बन जाएगा एम एल टी माइनस 2। ठीक, अब डायमेंशन मेथड का यही फायदा है कि आप इसकी जगह यूनिट डाल दो तो हो गया आपका काम। देखो मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाता हूँ कि यूनिट कैसे कैसे बनाते हैं। यूनिट बनाते हैं आपका, पहला है एसआई सिस्टम, दूसरा है सीजीएस सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में न्यूटन है उसका यूनिट। अब मास की जगह लगाएंगे क्या, लगाएंगे इसको 1 न्यूटन कर देते हैं, सबको 1, तो 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन का डेफिनेशन क्या निकल रहा है, निकल ये रहा है कि द अमाउंट ऑफ फोर्स acting on 1 kg mass generates 1 meter per second square acceleration is called 1 न्यूटन। वैसे ही आप यहाँ पे लगा दो कि इसका नाम है डायन, सीजीएस में नाम है डायन, जो कि मास की जगह 1 ग्राम और एक्सेलरेशन की जगह 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यही है, मास की जगह हम लगाते हैं केजी, एल के जगह मीटर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2। ठीक, तो इसका नाम है न्यूटन, इसका नाम है डायन। ये ऐसे डायमेंशन से निकाल सकते हैं, ऐसे इससे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, तो अब ये 1 न्यूटन कितना होगा, डायन के साथ कैसे रिलेट होगा। देखो 1 kg की जगह डालते हैं 1000 ग्राम, और ये 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो एक के बाद कितना 050 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो गया 10 to the power 5 डायन। तो 1 न्यूटन कितना बन गया, 10 to the power 5 डायन, मतलब 1 लाख डायन। ठीक, आया बात समझ में। चलो अच्छा, अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। अब आते हैं इसका, अच्छा अगर इसका ग्राफ कैसे कैसे बनेगा, आपको 2-3 ग्राफ दिखा देता हूँ कि F इक्वल टू एम ए, इफ आपका m कांस्टेंट है तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, तो F वर्सेस A ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, अगर A कांस्टेंट है तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अच्छा, यहाँ पे tan थीटा क्या दिखाएगा, A/F। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं F को रख दूँ, यहाँ पे अगर मैं A को रख दूँ, तो इसका tan थीटा क्या दिखाएगा, tan थीटा दिखाएगा आपका F/A, जो कि M, और यहाँ पे tan थीटा क्या दिखाएगा, F, यहाँ पे M, तो बन जाएगा tan थीटा आपका F/M, जो कि है A। अच्छा, अगर आपका F ही कांस्टेंट है, F कांस्टेंट है, तो A इनवर्स प्रोपोर्शनल टू M, मतलब जितना मास ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, अच्छा अब चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब थोड़ा और ग्राफ की बात करते हैं कि FT ग्राफ क्या दिखाएगा। देखो अच्छा, आप इसको पॉज करके उतार भी सकते हैं। अच्छा, अब देखो कि ये मान लो F है, ये मान लो T है। अच्छा, आपको वाई एक्स ग्राफ का थोड़ा याद दिला देता हूँ कि अगर ये y है, ये x है, ये कोई भी ग्राफ है, ये छोटा सा हिस्सा अगर अपन ले लेते हैं तो यहाँ पे ये y है, ये dx है, तो ये छोटा सा एरिया क्या दिखाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, हो गया y dx। तो पूरा एरिया मतलब इंटीग्रेशन क्या दिखाएगा, इंटीग्रेशन y dx, मान लो x1 से लेकर x2 तक, ये पूरा एरिया दिखाता है। ठीक,
तो ये एफ टी का ग्राफ इसका एरिया क्या दिखाएगा? ये एरिया दिखाएगा क्या? इंटीग्रेशन एफ टी टी। ठीक, बिल्कुल एफ टी टी। अच्छा, अब सोचो क्या एफ था मेरा डी पी डी टी। अच्छा, एफ देखो थोड़ा बैक में आते हैं। एम ए यहाँ पे मास फिक्स्ड है। ठीक, तो यहाँ पे एफ एम डी वी डी टी, क्योंकि यहाँ पे मास कांस्टेंट है तो क्या आप लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ एम भी? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? अब सोचो कि आप ऐसे करते थे ना कि डी डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर, अब बाहर ले लेते हैं फोर्स 4, फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। आप उसका ही रिवर्स कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एम कांस्टेंट है, अंदर डाल दिए तो हो गया आपका F इक्वल टू डी पी डी टी। तो अब सोचो कि एफ डी टी क्या बन जाएगा? एफ डी टी डी पी बन जाएगा। ठीक, अच्छा, तो एफ डी टी मतलब है इंटीग्रेशन डी पी। ठीक, अच्छा, ये मान लो टाइम t1, ये मान लो टाइम t2। ठीक, तो जब टाइम t1 है तब मोमेंटम मान लेते हैं p1, और जब टाइम t2 है तो मोमेंटम मान लेते हैं p2। ठीक, तो क्या ये दिखाएगा इंटीग्रेशन dp का p, वेक्टर दे देते हैं, तो ये p जो कि p2 जो कि p1, तो p2 माइनस p1 जो कि है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है? चेंज इन मोमेंटम है आपका इम्पल्स। ठीक, तो इम्पल्स मतलब है चेंज इन मोमेंटम, जिसको अपन जे से दिखाते हैं। ठीक, तो इम्पल्स मतलब है चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में कितना चेंज आया है। ठीक, जिसका हम पहले एक इलस्ट्रेशन लिए थे कि ऐसे गया फिर ऐसे आया, तो 2m भी लिए थे। अच्छा, तो इम्पल्स मतलब है चेंज इन मोमेंटम। इसका एक और इलस्ट्रेशन लेता हूँ तो आपको ये मदद करेगा। अच्छा, आप यहाँ तक उतार लो, मैं इसको थोड़ा क्लियर करूँगा। तो अब देखो, तो इम्पल्स मतलब है चेंज इन मोमेंटम। देखो, चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के लिए हम लोग बेसिकली इम्पल्सिव फोर्स के बारे में बात करते हैं। इम्पल्स मतलब क्या है कि आपका बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्स जल्दी से लग के आपका मोमेंटम चेंज कर दिया, सडनली बहुत चेंज हो गया। जैसे मान लो किसी को आपने थप्पड़ मार दिया, लात मार दिया, फुटबॉल में किक मारा, बैट से मारा, बैट से बॉल को मारना, टाइम बहुत कम होता है, हाई अमाउंट ऑफ फोर्स होता है, तो सडन चेंज इन मोमेंटम उसको बोलते हैं हम लोग इम्पल्स। और इम्पल्सिव फोर्स वही है जो कि हाई अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इम्पल्सिव फोर्स में लिख भी देता हूँ, इम्पल्सिव फोर्स जो कि हाई अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, हाई अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे किकिंग, स्लैपिंग, बैट से हिट करना, ये सब। ठीक, चलो एक इसका इलस्ट्रेशन लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी भी होता है। कि मान लो ये कैसा वॉल है। ठीक, अच्छा, हमने पहले क्या किया था कि m वेलोसिटी से गया, m वेलोसिटी से आया तो 2m भी था। तो यहाँ पे मान लो ऐसा है कि ये m मास है जो कि थीटा एंगल से v वेलोसिटी से आके इस पर टकराया। ठीक, तो अब टकरा के ऐसे ही रिटर्न आ गया v वेलोसिटी से m मास। ठीक, कितने एंगल पे? मान लो थीटा एंगल पे। तो अब बोलो कि इम्पल्स कितना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, पहले का मोमेंटम है ऐसा। ठीक, पहले का मोमेंटम है एम भी, ये थीटा, ये एम भी कॉस थीटा, ये एम भी साइन थीटा। अब बाद का मोमेंटम है ये एम भी, बिल्कुल एम भी। अच्छा, तो यहाँ पे हो गया एम भी
कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया एम भी साइन थीटा। तो यहाँ पे चेंज कितना हो गया? 0, एक ही डायरेक्शन पे एक ही है। और यहाँ पे हो गया ना आपका बाद में ये राइट इनिशियली ये, ठीक। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना है? मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ, फाइनल को पॉजिटिव मानता हूँ, इनिशियल को नेगेटिव मानता हूँ। चलो, तो हो गया आपका, या फिर आप इसको अगर पॉजिटिव मानेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक। तो एम भी कॉस थीटा, मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ, इसको नेगेटिव मान रहा हूँ, ठीक। तब ये फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल हो गया, पॉजिटिव मेरा माइनस इनिशियल का जो है नेगेटिव, जो कि 2m भी कॉस थीटा। अगर मैं ऐसे सोचता कि इसको मैं पॉजिटिव मानता, इसको मैं नेगेटिव मानता, तो मेरा बन जाता कि माइनस एम भी कॉस थीटा माइनस एम भी कॉस थीटा, मतलब माइनस 2m भी कॉस थीटा। तो इस तरफ मोमेंटम चेंज नेगेटिव है, इस तरफ मोमेंटम चेंज पॉजिटिव है, जो कि है 2m भी कॉस थीटा, ठीक। अच्छा, अब मान लो यहाँ पे बोला गया है t इक्वल टू कॉन्टैक्ट टाइम। कॉन्टैक्ट टाइम मतलब जितना टाइम इसके साथ लगा हुआ था, तो वो t कॉन्टैक्ट टाइम है। तो फोर्स निकालो, तो फोर्स कितना है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, ठीक। ये चेंज इन मोमेंटम ही है आपका इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम ही है आपका इम्पल्स। तो एफ हो गया क्या? 2m भी कॉस थीटा बाय टाइम, ठीक हो गया, बहुत इजी। थीटा 1 थीटा 2 लेगा तो यहाँ पे कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे भी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो यहाँ पे इम्पल्स क्या है कि चेंज इन मोमेंटम, और अगर सेमी एंगल पे है तो 2m भी कॉस थीटा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, एक दो इलास्ट्रेशन लेते हैं। अच्छा, एक और चीज समझने की बहुत जरूरी है आपको, कि अगर आपको बोला जाए कि 1 सेकेंड में मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है, तो 1 सेकेंड में मोमेंटम चेंज होता है आपका फोर्स। देखो, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं। अच्छा, देखो, 1 सेकेंड पे मोमेंटम चेंज। देखो, फोर्स मतलब क्या था कि चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। अब मैं अगर ये टाइम टेकन को 1 सेकेंड कर दूं, ठीक, तो मेरा फोर्स कितना हो जाएगा? मोमेंटम चेंज, ठीक। तो क्या मोमेंटम चेंज इन 1 सेकेंड बन गया आपका फोर्स, ठीक। चलो, इसका एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको। मान लो कि ऐसा एक दीवार है, अच्छा, ये एक पानी का ट्यूब है, ठीक, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया है A। यहाँ से फ्लूइड आ रहा है, जिसका डेंसिटी कितना है ρ, और ये कितने वेलोसिटी से निकल रहा है? v वेलोसिटी से। तो बोला गया है कि ये वॉल पे कितना फोर्स देगा। अच्छा, समझते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे तो क्या मास चेंज हो रहा है? बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो ये 1 सेकेंड पे कितना लेंथ गया? क्या वेलोसिटी मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड? तो 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? वेलोसिटी, जो कि डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना लेंथ का फ्लूइड आ रहा है? v। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर a है तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन 1 सेकेंड कितना है? AV, ठीक। अब वॉल्यूम को अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूं तो मास मिल जाएगा। तो मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन 1 सेकेंड कितना है? ρAV,
ठीक, तो 1 सेकंड में कितना मास फ्लो कर रहा है, रो ए वी। तो मोमेंटम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन 1 सेकंड कितना है कि रो ए वी जो कि है उसका मास वो कितने वेलोसिटी से जा रहा है, v। ठीक, तो रो ए वी स्क्वायर। तो मोमेंटम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन 1 सेकेंड मतलब, अच्छा देखो ये फ्लो होके यहाँ पे जब आ रहा है, जब धक्का मार रहा है, मार के ऐसे गिर रहा है, हम रिबाउंड नहीं मान रहे, गिर रहा है, तो इसका फाइनल मोमेंटम इस एक्सिस में कुछ नहीं है, तो ये पहले जितना मोमेंटम था बाद में टकरा के हो गया 0। ठीक, ऐसे हम मान रहे हैं। तो फाइनल मोमेंटम कितना है, 0। तो मोमेंटम चेंज, सो मोमेंटम चेंज इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड कितना है, रो वी स्क्वायर है। ठीक, तो यही हो गया आपका फोर्स अप्लाइड। तो मोमेंटम चेंज इन 1 सेकेंड क्या होता है, रो ए वी स्क्वायर। ठीक, चलो एक और इलास्ट्रेशन लेते हैं, इसको समझते हैं। अच्छा, मान लो ये एक डिस्क है, ठीक, जिसका मास है मान लो कैपिटल M। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इसका वेट कितना है, mg, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली खड़ा करके रखा है, कैसे, बाय थ्रोइंग छोटे छोटे बॉल्स v वेलोसिटी से, जो कि रिबाउंड भी कर रहा है v वेलोसिटी से। ठीक, तो बताओ इसको अगर फ्लोट में रखना है तो 1 सेकेंड में कितना बॉल छोड़ना पड़ेगा। ठीक, अच्छा अब देखो ये छोटे छोटे बॉल कितने वेलोसिटी से ठोक रहा है, v से, रिटर्न भी आ रहा है कितने से, v से। तो इसका चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉल कितना है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉल कितना है, 2mv। ठीक, अब मान लो कि लेट n balls are thrown in 1 second। ठीक, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड कितना है, एक एक बॉल का है 2mv, तो n बॉल का कितना है, n इंटू 2mv। ये मोमेंटम चेंज किस तरफ है, ऊपर की तरफ। ठीक, तो ये हो रहा है टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, जो कि है फोर्स जो कि ऊपर लग रहा है, जो कि इसके वेट को बैलेंस करके रखा है। तो क्या mg इक्वल टू 2mv इंटू n, तो यहां से निकल गया मेरा n इक्वल टू mg बाई 2mv। ठीक, क्या मेरा बात समझ में आ रहा है। तो ये है एग्जांपल कि मोमेंटम चेंज इन 1 सेकेंड जो कि है होता है फोर्स। ठीक, चलेगा, देख लो। अब हम जाएंगे किस पे, अब हम जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM पे जाएंगे, उसका बहुत सारा एप्लीकेशन सीखेंगे, अच्छा लगेगा हमको। फिर हम करेंगे FBD वगैरह, जो कि फ्री बॉडी डायग्राम है, बहुत बॉडीज का अलग अलग, उसमें पुली वगैरह सब सीखेंगे। फिर हम जाएंगे सूडो पे, अच्छा लिफ्ट का मोशन करेंगे, रोप का मोशन करेंगे, सूडो पे जाएंगे, फोर्स का कैटेगरी सीखेंगे कि कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या आता है, कि कांटेक्ट फोर्स में टेंशन आता है, नॉर्मल रिएक्शन आता है, आपका फ्रिक्शन आता है, नॉन जितने भी कांटेक्ट फोर्सेस है सबका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होता है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। फिर आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनके बारे में थोड़ा सीखेंगे कि फोर्स का कैटेगरीज क्या है। तो धीरे धीरे करके हम स्क्रैच से लेके आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक अच्छे से कर लो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और हमारे साथ बने रखने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए।